हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 247। अब आगे। अरमान इस वक्त गहरी नींद सो गया था। वही आस्था जो कि उसे वक्त रश्मि के पास थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन अरमान सिंघानिया उसकी भी आदत बन चुका था। उसकी मजबूत बाहों में सोना, उसके चेस्ट पर सर रखकर उसके हाथ अपने हाथ को उसके कमर पर पूरी तरह से कसकर सोना आस्था को अलग लेवल का सुकून दिया करता था। हालांकि यह बात उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन आज जब अरमान खुद से उसे दूर करके गया तब उसे अरमान की बहुत याद आने लगी थी और वह इसी चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाए और इधर उधर टहलती रही। इसी बीच रात के 3 बजे से 4 बजे के रश्मि की आंखें थोड़ी सी खुली थी और जैसे उसने टहलते हुए कमरे में आस्था को पाया, वह हैरानी से पूछती है, आस्था तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ प्लीज, जाकर आराम कर लो। तब आस्था बोलती है, रश्मि दीदी आपको होश आ गया, आप ठीक तो है ना? तब रश्मि बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में बोलती है, पता नहीं आस्था, अभी पूरा शरीर दर्द कर रहा है और अभी मेरी आंखें बार बार भारी हो रही है, शायद एक बार फिर मुझे नींद आने वाली है। प्लीज तुम जाओ, तुम भी अब आराम करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से तुम इस तरह से टहल रही हो और तुम्हें आराम भी नहीं मिल पा रहा है। तभी आस्था तुरंत बोलती है, रश्मि दीदी ये आप कैसी बातें कर रही है? आप हमारी दीदी और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको इस तरह से कभी भी नहीं देख सकते हैं और हमने आपसे कहा ना कि हम आपका पूरी अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, ठीक है? तब रश्मि आस्था की बात सुनकर मुस्कुरा दी और एक बार फिर से उसकी आंखें बोझाल हो गई थी। रश्मि को सुलाने के बाद आस्था अब लेटने की कोशिश करने लगी थी। वही आकाश जो कि बेचैन था, रश्मि को देखना चाहता था, इसीलिए बीच में 1-2 बार वह रश्मि को देखने के लिए आ गया था और उसने देखा कि हर बार आस्था रश्मि के पास ही बैठी हुई थी। कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसका सर सहला रही थी और कभी उसके पैरों की तलवों पर हल्का हल्का तेल से मसाज कर रही थी, क्योंकि उसकी नानी माँ ने उसे बताया था कि अगर कोई बीमार और बेड पर हो तो उसके पैरों पर अगर इस तरह तेल लगाकर थोड़ी सी मसाज दी जाए तो उसे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर लगता है। उसे देखकर आकाश मुस्कुरा दिया था और मन मन में सोच रहा था, आस्था कितनी अच्छी लड़की है, काश अरमान इसे अच्छे से ट्रीट करे, वरना इतनी नेक दिल की लड़की की आज के जमाने में कहाँ मिलती है। आकाश आस्था का दिल ही दिल में काफी ज्यादा शुक्रगुजार हो रहा था, क्योंकि आस्था रश्मि का बेहद ध्यान रख रही थी। अल्पविराम। वहीं दूसरी ओर जैसे ही शराब पीते और बिरयानी खाते हुए लोगों ने मारिया को वहां देखा, वह तुरंत ही एक साथ खड़े हो गए थे और बोलते हैं, ये क्या, आज भगवान से हमने कुछ और मांगा होता तो हमारी वो इच्छा भी पूरी हो जाती। देखो शबाब की दुकान चलकर खुद हमारे पास आ रही है। ऐसा बोलकर वह मारिया को देखने लगते हैं। अल्पविराम। तभी मारिया बोलती है, देखिए हम सिर्फ रास्ता भटक गए हैं, प्लीज हमें बता दीजिए कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है। उन लोगों ने मारिया को एक विदेशी लड़की ही समझा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद टूरिस्ट गाइड है और यह जो फॉरेनर टूरिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में घूमते ही रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें मारिया पर कुछ खास शक नहीं हुआ था। और तभी एक आदमी आंखों ही आंखों में मारिया से बोलता है, आओ मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। ऐसा बोलकर वह मारिया को वही किले में बने एक छोटे से कमरे में लेकर जाने लगा था और मारिया यही तो चाहती थी। वहाँ वह जितने भी 10 से 15 लोग थे, उसे टाइम वहाँ पर वह सभी के सभी खुद को अच्छी तरह से क्लीन करने लगे थे। कोई मुंह धो रहा था, कोई हाथ पांव धो रहा था, कोई अपने आप को परफ्यूम से नहला रहा था और बोलते हैं, आज तो इस फॉरेनर के साथ रात रंगीन करने का मजा ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं उन लोगों का इरादे मारिया को पूरी पर पूरी तरह से हावी होने का था। वही अब जैसे ही मारिया के साथ वह आदमी अंदर गया, अंदर जाते ही उसने मारिया को गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही पल मारिया ने अपना एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया था और एक हाथ से उसकी गर्दन दबा दी थी और कुछ ही पल में उसकी गर्दन को मरोड़ दिया था। क्योंकि मारिया जिस्मानी तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। तभी देव और टाइगर भी नजर बचाकर उस कमरे में आ गए थे और जैसे ही देव ने मारिया को इस तरह से उस आदमी की
गर्दन में मोड़ते हुए देखा तो उसका गला सूखने लगा था। तभी मारिया ने उनकी और देखकर बोलती है, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। तभी टाइगर बोलता है, जस्ट शट अप, तुमने इसे मारा है तो ठिकाने भी तुम ही लगाओगी, ठीक है? और मैं यहाँ तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इन लोगों को मिट्टी में मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सब पर आक्रमण करने के लिए। तभी देव बोलता है, इन दोनों की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग हम पर हावी हो जाए, इसलिए मुझे ही कुछ सोचना होगा। तब देव बोलता है, देखो मारिया जी और टाइगर भैया, आप इस तरह से झगड़ा मत कीजिए, इस वक्त हम दुश्मनों के ठिकाने पर हैं, ठीक है? और वैसे भी अब ये आदमी मर चुका है तो हमें दूसरा आदमी एक एक करके अंदर बुलाना होगा और यही इनका मारकर ढेर लगाना होगा। आप एक काम कीजिए, इसकी लाश को दरवाजे के पीछे छुपा दीजिए और दूसरे आदमी के लिए आवाज लगाइए। मारिया जी के लिए टाइगर भैया आप आवाज बदलकर किसी दूसरे आदमी को आवाज लगा दीजिए और एक सांस में आवाज बदलकर बोलिए कि दूसरा आदमी अब अंदर आ जाए। तब टाइगर देव को घूरने लगता है। तब मारिया देव की ओर देखकर बोलती है, इम्प्रेसिव, मैंने तो सोचा था कि तुम में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है तुम में। जैसे ही मारिया ने अब तक देव की तारीफ की वह तो अब वो हवा में उड़ने लगा था। तभी टाइगर बोलता है, लेकिन इन मैडम की तो कोई आवाजें बाहर ही नहीं जा रही है, उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यह आदमी क्या करने के लिए यहाँ आया था। तब टाइगर मारिया की ओर देखकर बोलता है, एक काम करो, अपने मुंह से आवाज निकालो। तब मारिया घूरकर टाइगर को देखने लगती है और तिलमिलाकर बोलती है, पागल हो गए हो क्या? मैं इस तरह की कोई फिजूल आवाजें नहीं निकालने वाली हूँ। तभी देव बोलता है, देखो मारिया जी, टाइगर भाई ठीक कह रहे हैं, अगर आपने मुंह से कुछ आवाजें नहीं निकालेगी तो उन लोगों को शक हो सकता है और सभी एक साथ अंदर आ गए तो हम सबको एक साथ मारना मुश्किल हो जाएगा। तभी मारिया बोलती है, मैं 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ मार सकती हूँ और यह केवल 10-12 लोग हैं। तभी देव बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप ज्यादा लोगों को मार सकती है, लेकिन उनके पास एक तरह तरह के वेपन से हथियार है, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? प्लीज अब लोग इस वक्त दिमाग से काम लीजिए। अब मारिया के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने हल्की सी आह की आवाजें अपने मुंह से थोड़ा सा तेज निकली थी। तभी बाहर बैठे हुए आदमी खुशी से झूम उठे थे कि लगता है उनके आदमी ने काम शुरू कर दिया है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, यार मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, इस बार मेरी बारी है। तीसरा बोलता है, नहीं यार इस बार मैं जाऊंगा, इस बार मैं जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो आपस में ही डिस्कशन कर रहे थे। तभी टाइगर ने एक आवाज लगाकर बोलता है, आ जाओ दो और आ जाओ। तब जैसे ही टाइगर ने ये बोलता है, एक काम करो, 2 लोगों आने को कहो। जैसे ही टाइगर ने ये बोला कि 2 लोग आ जाओ, मारिया हैरानी से टाइगर की ओर देखने लगती है। तभी देव भी बोलता है, लेकिन टाइगर भाई आप 2 को क्यों बुला रहे हैं? तब टाइगर बोलता है, इतना फालतू टाइम नहीं है कि एक एक को बुलाकर हम उनकी गर्दन मरोड़ते रहेंगे, एक साथ 2-2 को बुलाकर निपटा देते हैं। अल्पविराम। तभी टाइगर और देव दरवाजे की तरफ खड़े हो गए थे और मारिया को उन्होंने सीधा सामने खड़ा कर दिया था। अब जैसे ही वह 2 आदमी अंदर गए, तुरंत देव और टाइगर ने दरवाजा बंद किया और बिना उनके शोर मचाए उनका मुंह बंद करके उन दोनों की भी गर्दन मरोड़ दी। इसी तरह से उन्होंने पूरे के पूरे किले के आदमियों को मार दिया था और अच्छी तरह से वहां के वेपन्स और बॉक्स वगैरह देखने लगते हैं और साथ ही साथ वहां पर कुछ वेपन्स के नक्शे वगैरह भी रखे हुए थे। वह सब देखने लगे और कौन से कंसाइनमेंट कहाँ जाने वाला था और कहाँ पर बाकी का माल छुपा कर रखा हुआ है, सारे डिटेल्स उस वक्त वहां की लाल रंग की फाइल में मौजूद थी। तब मारिया ने एक एक करके सारी चीज अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था और उन्होंने वही उस सब वेपन्स को एक जगह कलेक्ट करके और वहां जो तहखाना बना हुआ था उस तहखाने में अच्छे से 7 टाइम बम डाल दिए थे और इसी के साथ साथ पूरे वेपन किले में उन्होंने बम रखकर सीधा कर अब अपनी कार में बैठ गए थे। उन्होंने बहुत जल्दी ही करके ये सारा काम केवल 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ही निपटा दिया था और कार में बैठकर मारिया टाइगर्स दोनों ने रिमोट से बम एक्टिवेट कर दिए और जल्दी ही उनकी कार वहां से चल पड़ती है
और वह लोग अभी उस जगह से 5 से 6 किलोमीटर दूरी आए थे कि तभी एक एक करके वह बम फटने लगे थे और उनको फटने की आवाजें 8 से 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। मारिया के चेहरे पर उस वक्त एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। वही देव मारिया को बार बार देख रहा था। वही टाइगर ने जैसे ये देखा कि देव मारिया को देख रहा है, वह उसे अपनी आंखों से घूरने लगता है। वह जल्दी ही वहां का काम खत्म करने के बाद वह तीनों के तीनों उस वक्त आराम करने के लिए डेविल किंग के फार्म हाउस पर चले गए थे। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर के सामने उसका आदमी अजीत खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक फाइल थी और उस फाइल को हाथ में लेकर उसने जल्दी ही बताना शुरू कर दिया। सर जी, लड़की के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस लड़की को कुछ लोगों ने पहचाना है। वह लड़की उस शहर के मशहूर मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। अभी केवल उसके बारे में बस इतना ही पता लग पाया है। वह कहाँ रहती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये कुछ भी पता नहीं लग पाए। अब जैसे ही अबीर सिंह राठौर ने ये सुना वह हैरान हो गया था कि आखिरकार एक मामूली सी लड़की का बैकग्राउंड इस तरह से क्यों छुपाया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल को आलोक सिंघानिया ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आस्था का बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिवील नहीं होगा और न ही उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट कॉलेज में होंगे। तो इसीलिए प्रिंसिपल ने बहुत पहले ही सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हटा दिए थे। तो इसीलिए अबीर सिंह राठौर के आदमी मोटी रकम देने के बाद भी आस्था के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए थे। वहीं दूसरी ओर अबीरा ने डिसाइड कर लिया था क्या वह कल सुबह जाकर अपनी बटरफ्लाई से सीधे कॉलेज में ही मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वही अगली सुबह ठीक 8 अरमान की आंखें खुलती है। हालांकि अरमान काफी सुबह यानी कि 5 बजे के करीब उठ जाया करता था, बट क्योंकि अरमान अब रात में कुछ नींद की दवाएं लेकर सोया था जिसकी वजह से उसका असर काफी देर तक उसके शरीर पर रहा था, तो इसीलिए उसे 8 से 9 बज गए थे आज उठने में। वही आस्था तो पूरी रात सो ही नहीं थी। अब अरमान जल्दी ही नहाने ले लिए बाथरूम में घुस गया था क्योंकि वह जल्द से जल्द आस्था को देखना चाहता था। भले ही उसने आस्था को खुद से दूर रखने का डिसीजन लिया था, लेकिन आस्था को देखे बगैर भला वह कैसे रह सकता था, क्योंकि उसकी नई नई मोहब्बत थी और मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसका ऑब्सेशन थी जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। वही अरमान अब नहा धोकर नीचे जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर आस्था सुबह के वक्त किचन में कुछ बनाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने उसे रोक दिया था और बोलते हैं कि घर का सारा काम सिर्फ और सिर्फ नौकर करेंगे, वह कुछ नहीं करोगी। अगर वह चाहे तो अपनी निगरानी में खाना बनवा सकती हूँ। ये बात दादाजी उसे बता चुके थे। तब आस्था ने दादाजी से बोलती है, लेकिन दादाजी अब हम क्या करें, अब हम कॉलेज जाए ना जाए, हम तो सोच रहे हैं कि कॉलेज की 2 से 4 दिन की छुट्टियां ले लें। तब दादाजी बोलते हैं, लेकिन बच्चा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन कॉलेज गई हो और बेटा शाम तक तो आप वापस ही आ जाओगी। और रही बात रश्मि बेटी की, तो पूरा दिन हम लोग हैं ना, हम लोग रश्मि का ख्याल रखेंगे और तुम इस तरह से पहले दिन ही छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दोगी तो भला आप अपना डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा करोगी और कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करोगी। दादाजी की बात सुनकर आस्था को उनकी बातों में दम भी लग रहा था, लेकिन वह रश्मि के लिए रुकना चाहती थी। 4-5 दिन घर पर रहकर उसकी सेवा करनी चाहती थी, लेकिन अब दादाजी की बात सुनकर उसने अपना सर हिला दिया था और बोलती है, ठीक है दादाजी, तो हम बस अभी फ्रेश होकर आते हैं, हम अभी थोड़ी देर तैयार होकर आते हैं, उसके बाद हम कॉलेज चले जाएंगे। ऐसा बोलकर आस्था अब अपने कमरे में जाने लगती है। एपिसोड 148 अब आगे। और जैसे ही आस्था अपने कमरे में जाने लगी, ठीक उसी वक्त अरमान भी कमरे से निकल रहा था और आस्था जैसे ही अंदर गई, अरमान तुरंत आस्था से टकरा गया और आस्था सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। अल्पविराम अरमान ने आस्था को उसके हाथ और कमर पकड़कर रखा हुआ था। तब आस्था अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अरमान की ओर ही देख रही थी। कुछ देर आस्था को अरमान के पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। वही अरमान तो आस्था को खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वह आस्था को अभी सजा देना चाहता था, इसलिए उसने खुद से उसे दूर किया और अरमान
ने बिना कुछ कहे सुने तुरंत उसकी कमर और हाथ छोड़ दिया था। आस्था तुरंत कमर के बल नीचे जा गिरती है और जोरों से चीखती है, मर गए नानी माँ, हम तो मर गए, हमारी कमर। आस्था को इस तरह से बोलते हुए देखकर अरमान की भावे चढ़ गई थी और वह बोलता है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह से मुझ से चिपकने की? यहाँ आइंदा मुझसे दूर रहना, समझे तुम? ऐसा बोलकर अरमान अब वहां से जाने लगा था। अब आस्था को ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था और वो कंफ्यूजन से सोच रही थी, भले ही इनके अंदर कोई पिशाच ना हो, लेकिन उनकी हरकतें तो एकदम पिशाचों वाली ही है। पहले तो खुद ही हमारे साथ इतना प्यार करते हैं, कभी हमें जबरदस्ती किस करते हैं, और अब हमसे इतना रुखा रुखा सा बिहेवियर कर रहे हैं। आखिरकार हो क्या गया इन्हें? अल्पविराम। और इनका ये बिहेवियर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों इनका दूर जाना हमें बुरा लग रहा है? कहीं ना कहीं आस्था ये सोचते हुए अपनी कमर से हिलाते हुए उठी थी और बड़बड़ाती हुई कहती है, हमें देखकर ना चलने की नसीहत दे रहे हैं, खुद तो हमारी कमर तोड़ दी उन्होंने। हाँ। वो जल्दी ही बाथरूम में घुस चुकी थी और फटाफट नहा धोकर तैयार होकर वह नीचे आ गई थी। और जैसे ही वह नीचे आए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि उसे वक्त नीचे हॉल में उसके मामा मामी आए हुए थे और वह नानी माँ के पैर पकड़कर बैठे हुए थे। अब तो जैसे ही आस्था ने ये देखा वह हैरान हो गई और फटाफट से वह अपने मामा मामी से जाकर मिलती है और से बोलती है, मामा मामी आप दोनों यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान चारों के चारों वहां आकर खड़े हो गए थे और तब ध्रुव बोलता है, हम बताते हैं भाभी आपको क्या हुआ है। वह एक्चुअली कल रात जो कि आपने हमें देखा नहीं था, हम रश्मि दीदी के कमरे में थे। उसी वक्त नानी माँ ने मायूसी से यह बात बोली थी कि उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो यह बातें उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है और उन्हें अपने बेटे की भी बहुत याद आ रही है। ये कहते हुए नानी माँ की आंखें भर आई थी। कहीं ना कहीं नानी माँ का प्लान था कि वह एक बार अगर अपने बेटे के साथ वापस घर चली जाती है तो वह पग फेरे की रस्म के बहाने से आस्था को भी वहां बुला लेंगी और उसके बाद वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहां से गांव गायब हो जाएगी। उनके गांव में तो कोई जाकर उन्हें ढूंढेगा ही नहीं और ज्यादा करेगी तो गांव बदला लेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस वक्त यह आइडिया आया था, इसीलिए उन्होंने आकाश, सुमित और ध्रुव आहान के सामने रोने की एक्टिंग करते हुए बोला था कि मेरे बेटे के मन में तो सिंघनिया परिवार का इतना ज्यादा खौफ बैठ गया कि उसने अपनी बुढ़ी माँ को ही घर से निकाल दिया। और दादाजी की ओर देखकर, अरे भाई साहब क्या बताऊं, बूढ़ा होने के बाद तो बच्चों की नजरों में माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। ऐसे कहते हुए नानी माँ रोने लगती है। तभी आहान ने नानी माँ को गले से लगाते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल नानी, आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और रही बात आपके बेटे और बहू के, अब देखिएगा हम ऐसा कुछ चक्कर चलाएंगे कि वह खुद ब खुद आपको लेने के लिए आएंगे। ऐसा कहते हुए आहान कुछ सोचने लगता और आज सुबह सुबह उठते ही वह सब के सब आस्था के मामा मामी के घर पर पहुंच चुके थे अल्पविराम, और वहां जाकर उन्होंने बंदूक सीधा आस्था के मामा के सर पर लगा दी थी और वह बहुत ज्यादा डर गए थे और उनसे माफी मांगने लगते हैं। और तब जल्दी ही आकाश ने उन्हें इंटेंस वॉइस में समझा दिया था कि अगर माफी किसी से मंगानी है तो अपनी नानी माँ से मांगो। तब वह उनके साथ ही सिंघनिया मेंशन आ गए थे। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना वह पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। तब सीमा जी और साथ ही साथ मनोज जी दोनों के दोनों अपनी माँ यानी आस्था की नानी माँ यानी शारदा जी से माफी मांगने लगे थे और अपनी नाक रगड़ रहे थे। तब थोड़ी सी अक्कड़ के साथ नानी माँ ने उन दोनों को माफ कर दिया था। आखिरकार नानी माँ का ही प्लान था, भला वो अपना प्लान को खराब कैसे कर सकती थी। तभी नानी माँ मौका देखकर दादाजी से बोलती हैं, अच्छा भाई साहब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तब दादाजी बोलते हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी, बताए ना प्लीज क्या बात है। तब नानी माँ बोलती है, भाई साहब हमारी बेटी की शादी की कोई भी
रस्म नहीं हुई या ना मेरी बेटी को हल्दी लगी है ना मेहंदी लगी है, ना मेरी बेटी का संगीत हुआ है, लेकिन शादी के बाद एक पग फेरे की रस्म होती है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या अब मैं आस्था को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? अभी तो फिलहाल आस्था कॉलेज जाएगी, कॉलेज के बाद वह सीधा अपनी माँ के घर आ जाएगी। अब जैसे ही नानी माँ ने मौका देखकर यह कहा, दादाजी चौंक गए थे और बोलते हैं, लेकिन बहन जी आपको तो पता है ना रश्मि बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर हाँ, शायद आप भी ठीक कह रही है। आस्था बेटी के पग फेरे की रस्म भी होना बाकी है, तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए आस्था बेटी तो कॉलेज जाएगी, कॉलेज के बाद वह 2 से 4 घंटे आपके साथ वहां रह लेंगी। उसके बाद अरमान उसे लेने के लिए आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। लेकिन एक दिन, ये 2 दिन के लिए हम आस्था बेटी को वहां नहीं छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, नानी माँ अब सोच में पड़ गई थी। उन्होंने तो सोचा था कि एक रात के लिए आस्था को वह छोड़ देंगे, लेकिन रश्मि को ऐसी हालत में छोड़कर वह आस्था को अपने साथ ले जाती। तब नानी माँ ने सोचा कि 2-4 दिन वह वहां रहकर अच्छे से कुछ प्लान बना लेगी, तब तक वह आस्था को यहीं रहने दे सकती है। उसके बाद किसी और बहाने से वह बुला लेंगी। तब नानी माँ बोलती हैं, नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप ये रस्म अगले हफ्ते का रख लीजिए। अगले हफ्ते दामाद जी लेने आ जाएंगे और एक रात तो कम से कम आप बेटी को वहां रहने दीजिए। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी ने उनकी बात मान ली थी और हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, ठीक है बहन जी, जैसा आपको ठीक लगता वही सही होगा। वही अरमान ये सारी बातें सुन चुका था और सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और थोड़ा सा तेज बोलता है, राजेश मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अब अरमान की आवाज सुनकर सभी का ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया, क्योंकि सुबह का वक्त था तो किसी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तब दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अच्छा घर में मेहमान आए हुए हैं, चलो अच्छे से सबको नाश्ता करवाओ। इसीलिए सबके सब एक एक करके अब डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे थे। वही मनोज और सीमा दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों का वहां आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सिंघनिया मेंशन देखने के बाद सीमा की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी और सोच रही थी, अगर मेरी भगोरी बेटी शादी से न भागती तो आज ये सब कुछ उसका होता, लेकिन शायद मेरी बेटी की किस्मत में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और यहाँ देखो कल की आई हुई ये गांव की गवार लड़की देखो कैसे इन सब चीजों के मालकिन बन बैठी है। तब नानी माँ सीमा के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से देख रही थी और डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, निच्छा सीमा, बहुत ज्यादा सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ मत दो और चुपचाप नाश्ता खाओ। अब जल्दी ही वहां पर जो नए शेफ को दादाजी ने अपॉइंट किए थे, उन्होंने अलग अलग तरह के कितना सारा नाश्ता वहां लगा दिया था, जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि जब से आस्था ने घर में पराठे, बिरयानी, पनीर के पराठे, कचौरी, आलू की पूरी की सब्जी, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के टेस्टी खाने बनाने शुरू किए थे, तब से दादाजी ने इस तरह के शेफ अपॉइंट किए थे जो हर रोज अभी इसी तरह का खाना वहां बनाने लगे थे और सबको अब वह खाना पसंद भी आने लगा था। लेकिन आस्था के हाथ के बने खाने की बात ही कुछ अलग थी। जल्दी ही बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में खाना खाया जाने लगा था, लेकिन आस्था जो कि पूरी रात नहीं सोई थी, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी और अरमान जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आस्था पर थी, वह हर बार गहरी नजरों से आस्था को देख रहा था। आस्था ने एक हल्के ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसमें उसका गोरा रंग कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसकी गर्दन के 3 इंच नीचे वाला तिल जो उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। हालांकि आस्था ने दुपट्टा कैरी किया था, लेकिन जैसे जैसे वह नींद के झोंके ले रही थी, वैसे वैसे इसका दुपट्टा हल्का फुल्का ऊपर से नीचे हो जाता है और अरमान की नजरें उसके तिल पर जाकर ठहर जाती और उसका गला सूखने लग जाता। वही आस्था को टेबल पर इस तरह से सोते हुए देखकर नानी माँ हैरान हो गई। तभी ध्रुव और आहान भी आस्था को देखने लगे थे। वही आकाश को तो पता ही था कि आस्था इसीलिए सो रही है क्योंकि उसने पूरी रात रश्मि का ख्याल रखा है।
तब उसे आस्था पर तरस भी आ रहा था। तभी दादाजी बोलते हैं, आस्था बेटी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हूँ। आज आप कॉलेज स्किप कर सकते हैं। डोंट वरी, हम आपके प्रिंसिपल से बोलकर आपके लिए नोट्स मंगवा लेंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सीमा घूरकर आस्था को देखने लगी थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि आस्था ने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है। इतना ही नहीं, उसका इस बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ है जिसमें उसकी बेटी प्रियंका भी जा रही है। और प्रियंका केवल 2 ही दिन कॉलेज गई थी, उसके बाद वह अपनी पार्टी करने में बिजी हो गई थी। अब सीमा का मन अंदर नफरत और गुस्से से भर उठा था और सोच रही थी कि कितने बड़े लोग हैं ये, कितनी ज्यादा इनकी पावर चलती है कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल आस्था को नोट्स देगा। आए बड़ी कहीं की नवाबजादी, हाँ, इसका तो कुछ इंतजाम करना ही होगा। अभी फिलहाल आस्था दादाजी की बात सुनकर तुरंत आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी और हल्की मुस्कान लाते हुए बोलती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो पता नहीं क्यों हम रात सही से सो नहीं पाए तो इसीलिए हमें बहुत नींद आ रही है। तभी दादाजी उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हम जानते हैं बेटा कि रात भर आपने रश्मि बेटी का ख्याल रखा है, इसीलिए आपको अब नींद आ रही है, लेकिन आप चाहे तो कुछ घंटे आराम कर सकते हैं। अल्पविराम, हम कॉलेज में फोन करके बोल देंगे कि आप लेट आएंगे। तभी आस्था बोलती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी हम अभी जा रहे हैं किचन में और अपने लिए फटाफट से कड़क सी चाय बना कर लेकर आते हैं, और जब हम अपने हाथों की बनी एकदम कड़क चाय पी लेंगे ना तो हमारी नींद यूं करके भाग जाएंगी, और इतनी देर के लिए भाग जाएंगे कि हमें रात को भी नींद नहीं आएगी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा सभी मुस्कुरा दिए थे। वही अरमान खा जाने वाली नजरों से आस्था को घूरने लगता है, क्योंकि आस्था जब से डाइनिंग टेबल पर आई थी उसने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा था। अरमान ने तो सोचा था कि वह उसे खुद से दूर करेगा तो उसे एहसास होगा कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब जिस तरह से आस्था उसे इग्नोर कर रही थी तो यह बात उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसीलिए थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है, दादाजी, अब मैं आप ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, किसी को मेरे साथ चलना है तो भेज दीजिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अब सीधा सीधा जाकर अपनी कार में बैठ गया था। वही दादाजी हैरान हो गए कि अरमान को क्या हुआ है। अगर उसे आस्था को अपने साथ कॉलेज लेकर ही जाना है तो सीधे सीधे भी तो बोल सकता है, इस तरह से पहेली क्यों बुझा रहा है। लेकिन फिलहाल वह अपने पोते के एरोगेंट बर्ताव के बारे में जानते थे कि उसके दिमाग में कब क्या चलता है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो जाकर आस्था से बोलते हैं, बेटी तुम जाओ फटाफट, अरमान तुम्हें बुला रहा है। वही सीमा जी ने अरमान का इस तरह से आस्था को बेरुखी से बोलना महसूस कर लिया था और मन ही मन में खुश हो उठी थी, और अब वह बस केवल अपने बेटी के पास जाकर उसके कान भरने वाली थी कि वह बस कुछ भी करके अरमान के दिल में अपने जगह बना ले। उसके बाद आस्था को अरमान धक्के देकर खुद घर से बाहर निकाल देगा, और वैसे भी उसकी शादी पहले प्रियंका से ही होने वाली थी, तो कहीं ना कहीं अब उनका वह सपना भी पूरा हो जाएगा। और वैसे भी प्रियंका ने जब से अरमान को उस पार्टी में देखा था वह उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी। घर आकर उसने इस बात का अच्छा खासा हंगामा भी किया था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।